हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल सक्सेस जंक्शन, एक कदम सफलता की ओर। और हम लेकर के आ गए आपके लिए पॉलिटी की क्लास नंबर 9। जी हाँ, इससे पहले हम 8 क्लास करा चुके हैं और भाई ये वही सीरीज है। जी हाँ भाई, ये वही सीरीज जिसमें यूपी पीसीएस 2020 में 20 प्रश्न यहाँ पर पॉलिटी के आए थे और 17 के 17 सीधे प्रश्न हमारी इसी सीरीज से आए थे, जो हमने प्रीवियस में 8 टेस्ट सीरीज हमने कराई हैं। भाई उन्हीं में से प्रश्न आए हुए थे, तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। जो आगामी परीक्षाएं आने वाली हैं, जैसे एमपीएसआई, यूपीएसआई, यूपीपीसीएस फिर से आने वाली है, उसी के साथ में एमपीपीएससी भी आने वाली है, और रेलवे, स्पेशली रेलवे के लिए तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये। एमपी पुलिस और जेल प्रहरी भी आने वाली है, उत्तर प्रदेश लेखपाल भी आने वाली है। तो इन सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है ये सीरीज। तो बिना समय गवाए आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 1 की तरफ। प्रश्न नंबर 1 आपसे क्या कह रहा है कि राज्यसभा के चेयरमैन कौन होते हैं। भाई यहाँ पर चेयरमैन के बारे में बोल दिया है। वैसे राज्यसभा के सभापति होते हैं, लेकिन आपको कंफ्यूज करने के लिए चेयरमैन बोल दिया है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि चेयरमैन को ही सभापति कहते हैं। ऑप्शन ए भारत के उपराष्ट्रपति, ऑप्शन बी है उच्चतम न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश, ऑप्शन सी है मुख्य चुनाव आयुक्त, और ऑप्शन डी है भारत के प्रधानमंत्री। तो आइए देख लेते हैं इसका आंसर क्या होने वाला है। तो देखिए, इसका आंसर है, यानी कि राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है। वह राज्यसभा का सदस्य तो नहीं होता है, परंतु उसका निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। अनुच्छेद 81(1) एवं अनुच्छेद 64 के अनुसार वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। भाई ये दो अनुच्छेद क्यों आ रहे हैं पदेन सभापति के लिए, तो भाई हम आपको बता दें कि 81 से जो आपका राज्यसभा है वो स्टार्ट हो जाती है। तो 81(1) में यहाँ पर बताया गया है कि राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होगा। उसके बाद अनुच्छेद 64 जो है वो उपराष्ट्रपति से संबंधित ही है, तो वहां पर अनुच्छेद 64 में बताया गया कि उपराष्ट्रपति जो होगा वो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। यानी कि जो उपराष्ट्रपति बन जाएगा वो अपने आप ही राज्यसभा का पदेन सभापति बन जाएगा। यानी कि राज्यसभा के पदेन सभापति के लिए यहाँ पर चुनाव प्रक्रिया नहीं कराई जाती है। उम्मीद करते हैं आपके समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 2 आपके सामने आ रहा है, आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 2। तो ये देखिए प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 आपसे कह रहा है राज्यसभा किसके द्वारा भंग की जा सकती है। ध्यान रखना भाई, राज्यसभा के बारे में पूछा जा रहा है। अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत आंसर लगा करके चले जाते हैं। ऑप्शन है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा, ऑप्शन बी है प्रधानमंत्री के द्वारा, ऑप्शन सी है राष्ट्रपति के द्वारा, और ऑप्शन डी है भंग ही नहीं की जा सकती। आइए देखते हैं इसका आंसर। तो ये देखिए, इसका आंसर है डी, यानी कि राज्यसभा भंग ही नहीं की जा सकती। अनुच्छेद 83(1) के अनुसार राज्यसभा का विघटन नहीं होगा, अर्थात यह एक स्थायी सदन है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ये तो थी टेक्निकल लैंग्वेज। आइए हम आपको अपनी लैंग्वेज में बताते हैं। देखिए, जब राज्यसभा बनी ना, तो इस तरह से वहां पर टेक्निक अपनाई गई कि जो कार्यकाल हो सदस्यों का वो 6 वर्ष का हो, और प्रत्येक 2 वर्ष के बाद में यहाँ पर जो सदस्य हैं वो अपने आप सेवानिवृत्त हो जाएंगे और नए सदस्यों का यहाँ पर चुनाव किया जाएगा। कुछ इस तरह से उसका सिस्टम बनाया गया था। इस वजह से प्रत्येक इनका कार्यकाल जो है 6 वर्ष का होता है, और प्रत्येक 2 वर्ष के बाद जो है 1/3 सदस्य यहाँ पर सेवानिवृत्त यानी रिटायर हो जाते हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, आइए देखते हैं। ये आ गया आपके सामने प्रश्न नंबर 3। भारत की लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन ए है जीबी पंत, ऑप्शन बी है जीबी मावलंकर, ऑप्शन सी है एस राधाकृष्णन, और ऑप्शन डी है सीडी देशमुख। एक बात पर आप गौर कीजिएगा, यहाँ पर लोकसभा बोला गया है, इस बात पर ध्यान रखिएगा। आइए देखते हैं इसका आंसर। तो ये आ गया इसका आंसर। इसका आंसर बी, यानी कि जीबी मावलंकर साहब जो हैं प्रथम लोकसभा अध्यक्ष हैं। तो पहले ये बता देते हैं कब गठन हुआ था, कैसे कैसे क्या हुआ था, सारा सिस्टम बता देते हैं। क्योंकि जहां पर भी डेट्स आती हैं तो डेट्स को आपको याद करके चलना है, क्योंकि जब परीक्षा कठिन बनाई जाएगी यानी लेवल ऊपर उठाया जाएगा, तो वहां पर दिनांक दे दिए जाएंगे किस डेट को क्या हुआ था। लेकिन आप हैं सक्सेस जंक्शन के साथ में, तो आप हैं दूसरों से अलग, क्योंकि आपको बताई जाएंगी सारी की सारी डेट्स, सारी जानकारी एक साथ में एक ही प्लेटफॉर्म पर। देखिए, पहली लोकसभा के गठन के पश्चात प्रथम बैठक 13 मई 1952 को हुई। 15 मई 1952 को गणेश वासुदेव मावलंकर लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष बनाए गए। तो दोनों डेट आपके दिमाग में आ जानी चाहिए कि पहली बैठक कब हुई 13 मई 1952 को, पहले अध्यक्ष कब बनाए गए तो 15 मई 1952 को। यहां पर आपको डेट सहित पूरी जानकारी प्रदान की जाएगी। चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। तो ये आ गया आपका प्रश्न नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता है। ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी है स्पीकर, और ऑप्शन डी है प्रधानमंत्री। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है सी,
यानी कि जो स्पीकर होता है वो अपने पद की शपथ नहीं लेता है। तो क्यों नहीं लेता है? स्पीकर से तात्पर्य यहाँ पर लोकसभा अध्यक्ष से है। तो देखिए, दिए गए विकल्पों में से लोकसभा अध्यक्ष अपने पद की शपथ नहीं लेता है, वह पहले ही लोकसभा सदस्य यानी कि सांसद के तौर पर अपने पद की शपथ ले चुका होता है। अतः स्पीकर के तौर पर अपने पद की शपथ नहीं लेगा। भाई जो पहले ही शपथ ले चुका है उसको दोबारा शपथ लेने की क्या जरूरत है? तो प्रोटेम स्पीकर सदस्यों को, सांसदों को यहाँ पर शपथ दिलाता है। ठीक है, तो ये जो स्पीकर होता है वो सांसद के रूप में ही शपथ ले लेता है। फिर जब अध्यक्ष बन जाता है तो उसको शपथ लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 5 आपके सामने आ रहा है। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 5। तो ये देखिए, प्रश्न नंबर 5 आ गया। लोकसभा का पहला आम चुनाव कब संपन्न हुआ था? यह प्रश्न बहुत बार परीक्षाओं में आया हुआ है, तो गौर से आप इस प्रश्न को देखिए, आगामी परीक्षाओं में भी आपको देखने को मिल सकता है। ऑप्शन है 1949 में, ऑप्शन बी है 1952 में, ऑप्शन सी 1950 में, ऑप्शन डी है 1954 में। आइए देखते हैं इसका आंसर। तो ये आ गया इसका आंसर, यानी कि बी, 1952 में पहला चुनाव हुआ था। पूरी जानकारी आपको देते हैं। लोकसभा का प्रथम चुनाव 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 तक चला था। यह चुनाव कुल 489 सीटों के लिए हुआ था। प्रथम लोकसभा का पहला अधिवेशन 13 मई 1952 को हुआ था। तो जितनी भी डेट आपको यहाँ पर मेंशन की गई हैं उस पर गौर कर लीजिएगा, क्योंकि पेपर जब कठिन स्तर का बनाया जाएगा तब आपसे ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे। चलते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। प्रश्न नंबर 6 आपके सामने आ रहा है। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 6। ये रहा प्रश्न नंबर 6। किस लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का हो गया था? भाई वैसे लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन ऐसी कौन सी लोकसभा थी और ऐसे क्या रीजन था जिसकी वजह से उसको 6 वर्ष का करना पड़ा? ऑप्शन है 5वीं लोकसभा, ऑप्शन बी है 7वीं लोकसभा, ऑप्शन सी है 9वीं लोकसभा और ऑप्शन डी है 11वीं लोकसभा। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। ये देखिए, इसका आंसर आ गया। इसका आंसर है ए, यानी कि 5वीं लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का था, जिसने 19 मार्च 1971 से 18 मार्च 1977 तक कार्य किया। यह इमरजेंसी टाइम था भाई। इमरजेंसी 1975 में लगा दी गई थी, जिसकी वजह से इसका कार्यकाल बढ़ाया गया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद 42वां संविधान संशोधन हुआ 1976 में, और इस संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। अब हम याद कैसे करेंगे कि 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ? तो भाई एक ट्रिक बताते हैं आपको। 1976 के लास्ट में क्या आ रहा है? 76, और इसके लास्ट में भी क्या आ रहा है? 6। और यहाँ 42वां संविधान संशोधन अपने याद करेंगे तो क्या आएगा? 42 का मतलब 4 + 2 = 6। 4 और 2 को जोड़ेंगे तो 6 आएगा। उधर 1976 के लास्ट में भी 6 आ रहा है। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं कि 42वां संविधान संशोधन 1976 ऑप्शन में बिल्कुल टिक करके आएंगे एकदम। 44वां संविधान संशोधन 1978, 4 + 4 दोनों को ऐड कीजिए 8 हो रहा है। वहाँ 1978 के लास्ट में 8 दिया हुआ है, तो ऐसे आप याद कर सकते हैं कि 44वां संविधान संशोधन 1978। बहुत ही बढ़िया आपको ट्रिक और टेक्निक्स आगे आपको दी जाएंगी, चाहे वो पॉलिटी हो, साइंस हो, हिंदी हो, हर जगह आपको ट्रिक और टेक्निक्स, कीवर्ड की मदद से आपको सारी चीजें याद कराई जाएंगी। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 7 आपके सामने आ रहा है। आइए देखते हैं। तो ये रहा प्रश्न नंबर 7। लोकसभा और राज्यसभा की गण पूर्ति संख्या कितनी होती है? गण पूर्ति से संबंध यहाँ पर कोरम से है। आपसे पूछा भी आ सकता है कि कोरम की संख्या कितनी होती है। कोरम मतलब कि अगर कोई कार्यकाल अगर जैसे चल रहा है लोकसभा का, उसको चालू करना है तो कितने लोग कम से कम उपस्थित रहने चाहिए, तभी तो चालू होगा। तो आइए देखते हैं। ऑप्शन ए है कुल सदस्य संख्या का 1/5, ऑप्शन बी है कुल सदस्य संख्या का 1/6, ऑप्शन सी है कुल सदस्य संख्या का 1/10 और ऑप्शन डी है कुल सदस्य संख्या का 1/8। आइए देख लेते हैं इसका आंसर। ये देखिए, इसका आंसर है सी, यानी कि कुल सदस्य संख्या का 1/10 तो भाई उपस्थित रहना चाहिए। 100 लोग अगर हैं तो कम से कम 10 लोग तो उस दिन आए होंगे, तभी वो कार्यकाल प्रारंभ होगा, तभी यहाँ पर बैठक प्रारंभ होगी। अनुच्छेद 103 के अनुसार लोकसभा या राज्यसभा का कोरम कुल संख्या का 1/10 भाग होता है, और साथ ही साथ मुख्य विपक्षी दल की मान्यता के लिए भी यही आवश्यक है। 1/10 भाग अगर आप होगा तभी आप विपक्ष का, आपकी पार्टी मानी जाएगी। मुख्य विपक्षी दल जो होता है उसकी पार्टी के लिए भी 1/10 सदस्य संख्या का होना आवश्यक होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 8 आपके सामने आ गया है। लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है किसके द्वारा? ऑप्शन है राष्ट्रपति द्वारा स्वविवेक से, ऑप्शन बी है प्रधानमंत्री द्वारा स्वविवेक से, ऑप्शन सी है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा स्वविवेक से, ऑप्शन डी है प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा। इसका आंसर डी, यानी कि प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। किस अनुच्छेद के तहत किया जाएगा वो हम आपको जानकारी दे देते हैं, क्योंकि आपसे अनुच्छेद जरूर पूछे जाते हैं। ये तो पक्का फाइनल है भाई, एक प्रश्न जरूर पूछेगा यहाँ पर अनुच्छेद से। तो अनुच्छेद 85(2) ख के अनुसार लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है। ऐसा प्रधानमंत्री यानी कि मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो आर्टिकल जरूर ध्यान में रखते जाइएगा, 85(2) का ख। ठीक है, प्रश्न नंबर 9 की तरफ चलते हैं।
ये आ गया आपके सामने प्रश्न नंबर 9। लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित की जाती हैं? ऑप्शन ए है जनसंख्या के आधार पर, ऑप्शन बी है क्षेत्रफल के आधार पर, ऑप्शन सी है गरीबी के आधार पर, ऑप्शन डी है भाषा के आधार पर। आइए देख लेते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है यानी कि जनसंख्या के आधार पर यहां पर सीटें आवंटित की जाती हैं। तो आइए पूरी जानकारी हम आपको देते हैं। तो देखिए, लोकसभा में राज्यों को जनसंख्या के आधार पर सीटें आवंटित की जाती हैं। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे अधिक है, आपको पता ही है। तो लोकसभा में सबसे ज्यादा सीटें भी किसकी हैं? उत्तर प्रदेश की 80 सीटें हैं, सबसे ज्यादा सीटें हैं वहां पर। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो ये रहा प्रश्न नंबर 10 आपके सामने। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन सन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? भाई ये आपसे पूछा है। हाँ देख रहे हैं हम भी, आंसर की मुंह दिखाई हो रही थोड़ी थोड़ी। 1 मिनट, लो बंद कर दिया भाई, अब भी देख रहा है, कोई बात नहीं, आप तो ईमानदार हो ना, अपनी ईमानदारी रखिए भाई, क्या बात है। ऑप्शन ए है 2021, ऑप्शन बी है 2026, ऑप्शन सी है 2022 और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। आइए देख लेते हैं आंसर। आंसर है इसका बी, यानी कि 2026 तक यथावत रहेगा। तो ऐसा क्यों रहेगा, आइए पूरी जानकारी हम आपको देते हैं। तो देखिए, संविधान की 84वें संविधान संशोधन के द्वारा 2001 के द्वारा, जो 2001 में 84वें संविधान संशोधन किया गया, तो अनुच्छेद 81(3) के अनुसार 2000 के स्थान पर लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन निर्धारण वर्ष 2026 तक संशोधित ना किए जाने का प्रावधान है। ये तो थी टेक्निकल लैंग्वेज। आइए हम आपको बताते हैं अपनी भाषा में। देखो भाई, जब 81(3) के अनुसार 2000 कर दिया गया था कि 2000 में यहाँ पर सीटों का आवंटन अब परिवर्तित किया जाएगा, लेकिन 2000 में क्या हुआ कि एक यहाँ पर संशोधन ला दिया गया। उन्होंने बताया कि देखो भाई, ऐसा है कि अब 2000 में नहीं किया जाएगा, अब सीधे 2026 तक के लिए संशोधित नहीं किया जाएगा, यानी कि 2026 तक सीटें जो हैं वो 1971 की जनगणना के अनुसार ही रहेंगी। तो आपसे 2 प्रश्न यहाँ पर क्लियर हो गए कि 2026 तक पहली बात तो सीटें वैसी की वैसी ही रहेंगी। दूसरी बात, किस जनगणना के आधार पर किया गया? तो 1971 की जनगणना को आधार वर्ष मान करके सीटों का आवंटन किया गया है। तो यहाँ पर आपके 2 से 3 प्रश्न एक साथ में क्लियर हो गए हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यह आगे प्रश्न नंबर 11। लोकसभा में चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु क्या है? यानी लोकसभा में अगर आप खड़े होना चाहते हैं, मैं प्रत्याशी बनना चाहते हैं, तो आपकी आयु कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन ए 18 वर्ष, ऑप्शन बी है 21 वर्ष, ऑप्शन सी है 25 वर्ष और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर, आइए देख लेते हैं। इसका आंसर है सी, यानी कि 25 वर्ष आयु आपकी पूरी होगी तभी आप लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। तो संविधान के अनुच्छेद 84 ख के अनुसार लोकसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है और राज्यसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष है और राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष है। तो ये सारी जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। 25, 30 और 35, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। हो गया क्लियर? चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 12 आपके सामने आ गया है, आइए देखते हैं। प्रश्न नंबर 12 आपसे कह रहा है, भारत में सबसे ऊंचे पद का सिविलियन अधिकारी कौन है? भाई ये प्रश्न थोड़ा सा मतलब कंफ्यूज करने वाला है आपको कि सबसे ऊंचे पद का सिविलियन अधिकारी कौन है। अब देखिए बहुत से लोग क्या क्या लगा करके आएंगे। गृह सचिव, रक्षा सचिव, मंत्रिमंडल सचिव और ऑप्शन डी है दिल्ली का उपराज्यपाल। अब लोग ये सोचेंगे भाई राष्ट्रपति तो दिया ही नहीं, राष्ट्रपति नहीं दिया, तो अब क्या होगा इसका आंसर? कुछ भी नहीं। इसका मतलब क्या होगा? तो इसका आंसर है सी, यानी कि मंत्रिमंडल सचिव। और ऐसा क्यों होता है, आइए आपको पूरी जानकारी हम आपको देते हैं। तो देखिए, भारत सरकार में सबसे ऊंचे पद का सिविलियन अधिकारी मंत्रिमंडल सचिव होता है। वह मंत्रिमंडल सचिवालय का प्रमुख है और देश का वरिष्ठतम लोक सेवक होता है। लोक सेवक से संबंध समझ रहे हैं? लोक सेवक का मतलब है सरकारी आदमी, जिसको सरकार के द्वारा यहाँ पर पेमेंट दी जाती है, वो सरकारी आदमी जो लोक सेवक होता है। वो सबसे बड़ा लोक सेवक कौन है? तो मंत्रिमंडल का सचिव सबसे बड़ा लोक सेवक होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, यहां से आपका क्लियर हो जाएगा। देखिए, भारत सरकार की प्रथमता श्रेणी में भारत के मुख्य न्यायाधीश के ऊपर कौन कौन आता है? कौन आता है यहां पर भारत के मुख्य न्यायाधीश से भी ऊपर? ऑप्शन ए CAG, ऑप्शन बी है भारत का महान्यायवादी, ऑप्शन सी है भूतपूर्व राष्ट्रपति, ऑप्शन डी है लोकसभा अध्यक्ष। तो इसका आंसर तो पहले ही दिख गया था, तो भारत का महान्यायवादी यहां पर आता है। आइए देखते हैं। तो देखिए, भारत के मुख्य न्यायाधीश के ऊपर वरीयता क्रम इस प्रकार है। सबसे पहले राष्ट्रपति, फिर उपराष्ट्रपति, फिर प्रधानमंत्री, फिर राज्यों के राज्यपाल, फिर भूतपूर्व राष्ट्रपति, फिर उसके बाद उप प्रधानमंत्री, फिर भारत का मुख्य न्यायाधीश एवं लोकसभा अध्यक्ष। ये हो गया आपका वरीयता क्रम। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ चुका होगा। प्रश्न नंबर 14 की तरफ चलते हैं। यह आ गया आपके सामने प्रश्न नंबर 14। लोक निधि का अभिभावक किसे कहा जाता है? यानी कि जो हमारे पैसे होते हैं ना, सरकार के पास में जाते हैं टैक्स के रूप में, तो उनका अभिभावक किसे कहा जाता है? अभिभावक का मतलब यहाँ पर पेरेंट्स, यानी हमारे पैसों को सही तरह से यूज किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, उसकी गणना कौन करेगा, उसकी जांच कौन करेगा, इसके बारे में पूछा है। तो ऑप्शन है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ऑप्शन सी है संसद और ऑप्शन डी है मंत्री परिषद। तो आइए देख लेते हैं इसका आंसर।
इसका आंसर बी यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कंप्ट्रोलर एंड अटॉर्नी जनरल, CAG जिसे कहते हैं। आइए पूरी जानकारी आपको बताते हैं। तो देखिए, भारतीय संविधान के तहत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संघ एवं राज्यों की लोक निधियों से सभी व्ययों की लेखा परीक्षा करता है, इसलिए उसे लोक निधि का अभिभावक कहा जाता है। और पीएससी का मित्र भी CAG को कहा जाता है। यूपीपीसीएस में आया हुआ ये तो प्रश्न हमने आपको सीधे सीधे ही बताया था। तो समझ में आ गया आपके, यानी हमारे जो टैक्स जाते हैं सरकार के पास में वो सही तरह से यूज हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, कोई घोटाला तो नहीं हो रहा है। मतलब कि हमने अगर पैसे दिए, अपनी मेहनत की कमाई, अपने खून पसीने की कमाई अगर टैक्स के रूप में दी है तो उसको सही से इस्तेमाल किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, इसकी जानकारी, इसकी जांच जो है CAG के द्वारा की जाती है। प्रश्न नंबर 15 के देखते हैं। और CAG अपनी रिपोर्ट किसको सौंपता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो CAG अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है और राष्ट्रपति उसे सदन के सामने समक्ष प्रस्तुत करता है, फिर उस पर चर्चा की जाती है। चलते हैं प्रश्न नंबर 15 की तरफ। तो ये आ गया आपका सामने प्रश्न नंबर 15। राज्य सरकार को कानूनी मामले में सलाह देने के लिए कौन अधिकृत है? भाई राज्य सरकार की बात की जा रही है, याद रखना। ऑप्शन है मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी है महान्यायवादी, ऑप्शन सी है महाधिवक्ता और ऑप्शन डी है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की खंडपीठ। आइए देखते हैं इसका आंसर। तो भाई इसका आंसर है सी। अनुच्छेद 165(2) के अनुसार महाधिवक्ता जो होता है वो राज्य सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श देता है। प्रत्येक राज्य का राज्यपाल उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता धारण करने वाले को यहाँ पर महाधिवक्ता बनाता है। यानी पहली बात तो राज्यपाल बनाता है, ये तो बात आपको क्लियर हो गई कि राज्यपाल यहाँ पर बनाता है। दूसरी बात, योग्यता क्या होनी चाहिए? तो मुख्य न्यायाधीश का, मुख्य जो न्यायालय होता है उसका न्यायाधीश बनने की योग्यता होगी, तभी आपको यहाँ पर बनाया जाएगा महाधिवक्ता। ठीक है, उसको भी इंग्लिश में क्या कहते हैं? किसी व्यक्ति को एडवोकेट जनरल कहते हैं, तो महाधिवक्ता को एडवोकेट जनरल कहते हैं। एडवोकेट जनरल के नाम से भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, तो उसी का मतलब महाधिवक्ता होता है। तो उसका नियुक्त कौन करता है? तो राज्यपाल नियुक्त करता है राज्य का। प्रश्न नंबर 16 की तरफ चलते हैं। यह आ गया प्रश्न नंबर 16। भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है विधि मंत्री, ऑप्शन सी है लोकसभा अध्यक्ष और ऑप्शन डी है प्रधानमंत्री। तो आइए देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है ए, यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा। देखिए, जो काम राज्यों में राज्यपाल का होता है वही काम केंद्र में राष्ट्रपति का होता है। जो काम राज्यों में महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल का होता है वही काम केंद्र में महान्यायवादी का होता है। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा। तो जैसे वहां पर राज्यपाल नियुक्त कर रहा है वैसे यहाँ पर राष्ट्रपति नियुक्त करेगा। सीधा सीधा यहाँ पर हमने कॉन्टेक्ट करके आपको बता दिया है। तो देखिए, अनुच्छेद 76(2) के अनुसार महान्यायवादी भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श देता है। 76 में आपको मैंने बताया था, महान्यायवादी के बारे में बताया गया है। यह भारत का वरिष्ठतम प्रथम विधि अधिकारी होता है। विधि का मतलब होता है कानूनी अधिकारी। तो प्रथम कानूनी अधिकारी कौन होता है? तो महान्यायवादी प्रथम कानूनी अधिकारी होता है। भाई 3 से 4 प्रश्न एक साथ में क्लियर हो गए आपके इसी प्रश्न में। चलते हैं प्रश्न नंबर 17 की ओर। यह आपके सामने प्रश्न नंबर 17। भारत, तो आइए देखते हैं। तो भारत संविधान में मौलिक अधिकारों को कहां से लिया गया है, ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए है रूस, ऑप्शन बी है जापान, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी है इटली। तो इसका आंसर दिख गया, कोई बात नहीं है। तो आइए हम आपको पूरी जानकारी दे देते हैं इस प्रश्न के बारे में। तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को अमेरिका से लिया गया भाई, पहली बात क्लियर। 1215 में सर्वप्रथम मौलिक अधिकार ब्रिटेन में आए थे और 1789 में फ्रांस में आए, उसके बाद अमेरिका में आए। और भारत ने कहां से लिया है? भारत ने अमेरिका से यहाँ पर लिया है मौलिक अधिकारों को। तो याद कैसे करेंगे? देखिए, मौलिक अधिकार और मूल कर्तव्य में कंफ्यूज होते हैं। तो मौलिक अधिकार, तो मौलिक तो चलो ठीक हो गया, अधिकार में क्या आ रहा है? आ रहा है, तो आज से आप याद कर लेंगे अमेरिका, यानी मौलिक अधिकार अमेरिका। मूल कर्तव्य में क्या आ रहा है? मूल में माँ आ रहा है और माँ में ऊ की मात्रा लगी भाई, बड़ी वाली ऊ की मात्रा। तो मूल, तो बड़ी ऊ की मात्रा आ रही है। रूस, रूस में बड़ी ऊ की मात्रा आ रही है। तो मूल कर्तव्य रूस से लिए हैं, मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये दोनों कंफ्यूजन क्लियर हो चुके होंगे और जब आपको टिक लगाने को आएगा भाई बिल्कुल सही टिक लगा करके आएंगे आप। चलते हैं प्रश्न नंबर 18 की ओर। यह आ गया सामने प्रश्न नंबर 18। भारतीय मूल संविधान में मतदान की आयु कितनी वर्ष थी? गौर से प्रश्न को पढ़िएगा भाई, मुझे पता है गलत आंसर लगाने वाले बहुत से लोगों ने लगा भी दिया होगा। 18 वर्ष, 19 वर्ष, 21 वर्ष या फिर 20 वर्ष। तो बताइए इसका आंसर क्या हो? मैं आपको टाइम देता हूं भाई, 2 सेकंड में आप इसका आंसर बताइए, उसके बाद आपको बताऊंगा मैं। 2 सेकंड में आंसर बताइए इसका। तो आइए देखते हैं इसका आंसर। भारतीय मूल संविधान में मतदान की आयु कितनी वर्ष थी? तो ये आ गया इसका आंसर भाई, 21 वर्ष थी। किसका किसका गलत हो गया? सही सही बोलना, हाथ उठा दो भाई, किसका किसका गलत हुआ यहाँ पर? किसने यहाँ पर 18 वर्ष लगाया था भाई? हैं, बस समझ गया है ना, हमें पता था ये गलत होने वाला है। ऐसे आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना पड़ेगा प्रश्नों को। ठीक है, इसका आंसर है सी, 21 वर्ष। तो ऐसा क्यों हुआ आपका प्रश्न गलत? आइए हम आपको बताते हैं। देखिए,
संविधान में मतदान की आयु 21 वर्ष थी जब अपना संविधान बना था, ठीक है, जिसे 61वें संविधान संशोधन द्वारा राजीव गांधी की सरकार ने 3 वर्ष कम करके 18 वर्ष कर दिया, ठीक है। देखिए राजीव गांधी जी को ये लगा कि अब भारत क्या है, 61वें संविधान संशोधन के टाइम पर कि अब भारत इतना डेवलप हो चुका है कि भारत के युवाओं को इतनी जानकारी हो चुकी है कि वे अपना मत गलत व्यक्ति को नहीं देंगे। इसलिए उन्होंने क्या किया कि जो मत देने का अधिकार था उसकी आयु घटा करके 3 वर्ष घटा करके 18 वर्ष कर दी 61वें संविधान संशोधन के द्वारा। भाई जब बना था अपना संविधान तब 21 वर्ष ही हुआ करता था, क्योंकि तब भारतीय लोग इतने पढ़े लिखे नहीं थे, इतनी समझ बूझ नहीं थी कि किसको सही प्रत्याशी चुनना है। चलते हैं प्रश्न नंबर 19 की तरफ। आगे आपका सामने प्रश्न नंबर 19। राज्य पुनर्गठन आयोग के पारित होने के बाद भाषाई आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? भाई ये भी वैसा ही क्वेश्चन है। अब देखिए आपने क्या आंसर लगाया, ये तो आपके ऊपर है। ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है तेलंगाना, ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। भाई आंसर ना देखो, हम देख रहे हैं, आप आंसर को नीचे देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है। ना ना ना, आंसर नहीं देखना है। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर, आप आंसर लगाइए। तो आइए देखते हैं इसका आंसर कितने लोगों ने गलत किया है। भाई इसका आंसर गुजरात हो गया, आंध्र प्रदेश तो नहीं है। भाई ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, आइए हम आपको बताते हैं। तो देखिए राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 में पारित हुआ था भाई। उसके बाद बनने वाला भाषाई आधार पर पहला राज्य गुजरात है। तो फिर ये आपका आंध्र प्रदेश क्या है, आइए बताते हैं। आंध्र प्रदेश का निर्माण भाई 1953 में ही हो चुका था। तो भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश, और ये जो आपका ये बना हुआ है जो है पुनर्गठन आयोग, उसके बाद बनने वाला प्रथम जो आपका राज्य है वो गुजरात है भाई, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये दोनों प्रश्न आपको क्लियर हो चुके होंगे। और कितना कन्फ्यूजन हो सकता है अगर आप परीक्षा हॉल में बैठे होते। देखिए परीक्षा हॉल में इतना ज़्यादा प्रेशर होता है अपने दिमाग के ऊपर कि आप प्रश्न आता रहेगा आपको, फिर भी आप गलत करके आएंगे। और ऐसे प्रश्न ही वो लोग देते हैं जो आपको कंफ्यूजन क्रिएट करे। तो यहाँ पर हम सारे कंफ्यूजन को मिटा देंगे अगर आप सक्सेस जंक्शन परिवार का हिस्सा हैं। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबा करके सक्सेस जंक्शन परिवार का हिस्सा बन जाइए। A1 लेवल की यहाँ पर आपको स्टडी कराई जाएगी। उम्मीद करते हैं आपके समझ में ये प्रश्न आ चुका होगा। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 20 की तरफ। ये आ गया आपके सामने प्रश्न नंबर 20। कितने वर्षों तक भारत के बाहर रहने वाले भारतीयों की नागरिकता को समाप्त किया जा सकता है? कितने वर्षों तक अगर आप भारत के बाहर रहेंगे भारत सरकार को बिना बताए हुए, तो आपकी नागरिकता समाप्त की जा सकती है। ऑप्शन है 5 वर्ष, ऑप्शन बी है 7 वर्ष, ऑप्शन सी है 10 वर्ष और ऑप्शन डी है 12 वर्ष। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। तो देखिए इसका आंसर आ गया बी, यानी कि 7 वर्ष तक अगर आप बिना बताए भारत के बाहर रहते हैं और वहां पर भी नहीं बताते हैं जहां पर रह रहे हैं, तो फिर क्या होगा, आपकी भारत की नागरिकता समाप्त की जा सकती है। मतलब की जाएगी नहीं, की जा सकती है। ऐसा कंफर्म नहीं कि कर ही देंगे। आप अपनी सफाई देंगे कि हम इस वजह से नहीं बता पाए, ऐसा हो गया हमारे साथ में, इस वजह से हमें वहाँ रुकना पड़ा है, हम बीमार थे या क्या ऐसा कुछ हो गया था, तो आपकी नागरिकता बच भी जाएगी। इसीलिए यहाँ पर स्पेशल रूप से कहा है कि की जा सकती है, यानी की जाएगी नहीं, की जा सकती है, ठीक है। तो ये थे हमारे 20 महत्वपूर्ण प्रश्न पॉलिटी के। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसकी जानकारी तो आपको मिल ही चुकी होगी यूपीपीसीएस में। एक वीडियो हमने बना दिया है, उसका हम लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे। टाइटल पर क्लिक करके आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं, तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा बाकायदा प्रूफ के साथ में कि पॉलिटी के 20 में से 17 प्रश्न सीधे सीधे हमारी वीडियो से आए हैं और 3 प्रश्न रिलेटेड होकर के आए हैं हमारी वीडियो से। तो इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और आगामी जो भी परीक्षाएं हैं उनमें से एक भी प्रश्न हमारी वीडियो से बाहर नहीं जाने वाला है, ये हम आपको भरोसा दिलाते हैं। और हमारी बहुत सारी सीरीज चल रही है। टेस्ट सीरीज हिंदी की चल रही है, साइंस की चल रही है, मैथ की तो जादू क्लास चल रही है। अगर आपने नहीं ज्वाइन की है तो एक बार ज्वाइन करके जरूर देखिए। शाम को 4 बजे जादू क्लास आ जाती है। अल्टरनेट चल रही है, एक दिन इंग्लिश एक दिन मैथ, एक दिन इंग्लिश एक दिन मैथ, क्योंकि ये दोनों ही सब्जेक्ट आपको परेशानी क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो वो भी आप जाकर के देख सकते हैं। टाइटल पर क्लिक करेंगे और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा, वहाँ पर जाकर के आप देख सकते हैं। तो जल्द ही मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।